3.47 हो गया है, 3.47। अब आपको क्वेश्चन आइए 3.46, 3.46, 3.46, 3.46। प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3.46। थ्री 3.46 पढ़ के देखिए, 3.46 का पढ़ करके देखिए क्या कह रहा है। क्या कह 3.46, 3.46 a heat pump absorbs, इसको पढ़िए पढ़िए, इसको पढ़िए। 3.46 ये तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक कमरा दिया हुआ है और इसमें है एक हीट पंप दिया हुआ है और ये एक इन्वायरमेंट है और ये रूम दिया हुआ है। हीट फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट एट 250 केल्विन एंड while observing 15 किलो। ओके, एंट्रोपी पूछ रहा है ना, सीओपी पूछ रहा है, नहीं सीओपी है। ये कितना वर्क डन है, सीओपी ऑफ हीट पंप 10 किलोवाट दिया हुआ है। Q2 है, ये Q1 है। ये हो गया 250 किलो केल्विन और वार्म हीट है यानी ये 300 केल्विन हो गया। तो सीओपी पूछ रहा है, बताइए सीओपी कितना हो जाएगा। सीओपी ऑफ हीट पंप पूछ रहा है, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा बताइए। सीओपी ऑफ हीट पंप कितना होता है, Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W, Q2 अपॉन W एंड अच्छा ये उल्टा दे रखे हैं हमने, 10 वाट नहीं है, ये 15 वाट है। ये हो गया 15 वाट और Q1 हो गया 10 किलोवाट। तो चलिए 1 हमने उल्टा माना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम वो जैसे आपका नोटेशन था, हायर को 1 मानते थे, लोअर को 2, तो ये हो जाएगा लोअर के केसेस में, क्योंकि 1 2 से आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका अंडरस्टैंडिंग है। तो कितना हो जाएगा, Q2 प्लस W अपॉन W। तो Q2 है कितना है 15 प्लस W कितना है 10 डिवाइडेड बाई वर्क डन कितना हो गया 15। तो ये कितना हो जाएगा 25 बाई 15 इक्वल टू 1.67। इसमें तो कहीं कुछ था नहीं, आंसर सब कुछ दिया हुआ ही था। 1.67 1 मार्क्स का था, इसमें कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। ये इजीली आपका सॉल्व हो गया ना, देख लीजिए। इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसमें नहीं समझने वाली बात ही नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट 3.45, 3.45
प्लीज रीड इट 3.45 3.45 इसको आप पढ़िए। फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ का थोड़ा एप्लीकेशन में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है, नहीं तो फिर सेकेंड लॉ में तो कहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं डिफिकल्टी है, बहुत ही इजी। एंट्रोपी में है तो एंट्रोपी का हम अच्छे से एकदम डिटेल्ड में हम कर रहे हैं। 3.45 पढ़ा जाए। थ्री 3.45 उसको सॉल्व किया जाए प्लीज। बिल्कुल आप इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन है। एक साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल है, सपोज ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, कोई भी एक रिवर्सिबल साइकिल है जो 40 किलो जूल हीट फ्रॉम वन हीट सोर्स एट ए 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे कोई हीट सोर्स है जो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इससे ये हीट ले रहा है कितना 40 किलो जूल, एंड 37 किलो जूल फ्रॉम अनदर हीट सोर्स, जो कि एक और हीट सोर्स है यहाँ पे, वो है 97 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उससे ले रहा है 37 किलो जूल। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि द हीट रिजेक्टेड इन टू द सिंक, हीट सिंक है एक 47 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे एक हीट सिंक है जो 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे हीट रिजेक्टेड है यानी क्यू आर, यही है। अब बताइए इसको सिस्टम को क्या हम कर लेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सा, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये क्या रिवर्सिबल दिया हुआ है, हाँ रिवर्सिबल जैसे ही दिया हुआ है, देयरफॉर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq ओवर t विल बी इक्वल टू 0। तो बताइए dq ओवर t कितना कितना हो जाएगा, अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq ओवर t लिखते हैं इक्वल टू 0, तो कौन सा आ रहा है, पहला तो आ रहा है 40 अपॉन 127 को हमेशा पहले जोड़ना पड़ेगा, 127 को अगर हम केल्विन में बदलते हैं तो 400 केल्विन, इसको आ जाएगा तो 370 केल्विन, और इसको करेंगे तो 330 केल्विन आना चाहिए, 320 केल्विन, तो 40 अपॉन 400 केल्विन, ये प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस कितना हो जाएगा 37 बाई 370 माइनस क्यू आर अपॉन 320, तो इसको दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो क्यू आर जब आप निकाल दोगे, यहाँ चूंकि हम माइनस ऑलरेडी ले रखे हैं, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आएगा 64 किलो जूल। देखिए सेकेंड लॉ में हमेशा ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इसका समेशन समेशन करके पूछ रहा है। तो हमें लग रहा है 3.45 का ये भी हो गया 3.45। प्लीज रीड इट 3.44, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3.44 की अगर हम बात करें तो 3.44 में क्या बोल रहा है, पढ़िए आप जरा, पढ़िए इसको जरा पढ़िए, बिल्कुल इजी है, एकदम इजी है। कंप्रेसर वर्क इनपुट दिया हुआ है और हीट रिमूवल दिया हुआ है, तो सीओपी सीधे निकालना है, सीओपी निकालना है एकदम सीधे, एक मार्क्स का होना चाहिए, हाँ एक ही मार्क्स का है, सीओपी है, सीओपी का डिफिनीशन डायरेक्ट फिट होगा, सारा वैल्यू दिया हुआ है। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। यहां पर से क्या दे रहा है कि एक दे दिया है टेम्परेचर कौन सा टी हाइयर है, और यहाँ पे दिया हुआ है रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, और ये हो गया टी लोअर है। यहाँ पे है वर्क इनपुट दिया हुआ है, वर्क इनपुट दिया हुआ है, तो वर्क इनपुट कितना दिया रखा है, द हीट रिमूवल रेट फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस,
तो ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस का क्या हो जाएगा, Q2 इज गिवन एज 7.2 किलोवाट एंड वर्क इनपुट इज कितना दिया हुआ है 1.8 किलोवाट। तो ये हो गया Q1। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटेड, तो हम जानते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटेड इज Q2 जो कितना हीट रिमूवल हुआ है लोअर टेम्परेचर में, हमेशा रेफ्रिजरेटर के केस में लोअर टेम्परेचर इनटू वर्क इनपुट। तो कितना आई है 7.2 किलोवाट डिवाइडेड बाय 1.8 किलोवाट, तो 18 दूनी 36 4 हो जाएगा COP। COP कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। COP इज 4। वेरी वेरी इजी। चलिए ये तो इजी था। अब पढ़िए 3.43 एंट्रोपी। एंट्रोपी वाला हमको समझ एक्सप्लेन करने में ज्यादा सही रहेगा। ये सब तो बिल्कुल इजी है। अब देखिए इसमें कहीं कोई एक्सप्लेन नहीं है। Q2 और Q1 खाली आइडेंटिफाई करना है, आपको आंसर पाना है। सेकेंड ला बहुत ही इजी क्वेश्चन बनेगा। एंट्रोपी में है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो 3 पॉइंट कौन सा आ गया 43। 3.43 को आप पढ़िए। अब आप इतना समझ गए हैं, ये भी इजी होगा, बिल्कुल इजी बच्चा वाला जैसा लग रहा होगा आपको, बहुत ही इजी लगेगा। क्या है ये 1 kg of air undergoes an irreversible process between equilibrium state 1 and equilibrium state 2। 1 और 2 के बीच में गया हुआ है। बताइए 1 क्या दिया हुआ है, T1 पता है और V1 पता है, उसके बाद T2 पता है और V2 पता है। तो S2 माइनस S1 पूछ रहा है। अब हम क्या बताएं इसमें, बिल्कुल इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, आप तो एकदम बिल्कुल हंसते खेलते इसको सॉल्व कर देंगे। बताइए इस केसेस में ध्यान दीजिए, T1 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू CV ln 20/20 प्लस R ln V2 कितना हो गया 0.6/0.9। अब देखिए R का वैल्यू दिया हुआ होगा, हाँ 287 दिया हुआ है। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दिया हुआ है 287। तो 287 जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, आप कैलकुलेट करके रखेंगे तो -116.368 जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन। वेरी वेरी गुड सुमन कुमार, बहुत अच्छा आपने माइनस। मोहम्मद अतीफ हसन आपका गलत आंसर है, आपका +116 नहीं देना है, माइनस आएगा। आप ये गलत नहीं कर सकते हैं, प्लस कर दिए आपका आंसर सारा गलत हो गया। ठीक है, सो इस बात को एहसास, आपका 0 मार्क्स दिया जाएगा इसमें, गेट वाले 0 रखेंगे, अगर माइनस नहीं देंगे तो 0 हो जाएगा। सो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, ये सब करेक्शन आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जा रहा है, तो आप जब लिखेंगे ना तब उसमें ज्यादा सही रहेगा। कि देखिए इतना छोटा गलती है, माइनस आप भूल गए, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, ये गलती मिस्टेक पर पकड़ाएगा। चलिए ठीक है 3.42 का देखिए, 3.42 का 3.42 पढ़िए, 3.42 का पढ़िए। थ्री पॉइंट फोर टू को पढ़ा जाए प्लीज। पढ़िए और इसको समझिए।
इसका डायग्राम बनाइए, जैसे ही आ जाए ना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तुरंत से थोड़ा सा तुरंत बक्से वाला डायग्राम बना लीजिए, तुरंत डायग्राम बना लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगा। कार्नोट इंजन दिया हुआ है, मतलब रिवर्सिबल इंजन दिया हुआ है। वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर रिजर्वायर्स ए एंड बी, टीए दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है। चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया टी ए, इसके साथ में एक CE1 दिया हुआ है, CE1 नामाकरण भी करना है, ये भी दिया हुआ है, और ये कितना है, टीबी दिया हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि टीए और टीबी दिया हुआ है। टीए दिया हुआ है 900 केल्विन और टीबी दिया हुआ है 500 केल्विन। और सेकेंड कार्नोट इंजन, इससे क्या हो रहा है, वर्क डन हम मान लेते हैं W1 मिल रहा है। और इसको अगर हम कितना एडेड कर देते हैं, तो ये ए रखे हैं इसलिए QA दे देते हैं, ये बी है तो QB कर देते हैं। और सेकेंड कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर रिजर्वायर बी एंड सी, देखिए यही बी है और इसके साथ में एक और सेकेंड कार्नोट इंजन लगा हुआ है, सेकेंड कार्नोट इंजन जो टेम्परेचर सी है, यानी ये हो गया TC। TC इक्वल टू कितना है, 300 केल्विन। In each cycle CE1 heat rejected by CE1 to reservoir B is used by CE2। ये जो QB है वही यूज इसके द्वारा कर लिया गया है। स्टेटमेंट देखिए, इन ईच साइकिल, इसमें ये दे लाइन में, इन ईच साइकिल ऑफ CE1 एंड CE2 ऑल द हीट रिजेक्टेड बाय CE1, CE1 के द्वारा हीट रिजेक्टेड QB है, टू रिजर्वायर बी रिजर्वायर में यूज हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, इज यूज्ड बाय C2, C2 के द्वारा वही हीट यूज कर लिया जाता है, यानी जो QB इसको दिया जा रहा है वही हीट C2 यूज कर लिया। तो इसने ये कितना वर्क डन दिया हमारे पास, सपोज W2 है। फॉर वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इफ द नेट Q absorbed by CE1 from reservoir A is 150 मेगाजूल, ये दिया हुआ है 150 मेगाजूल। The net heat rejected to reservoir C by CET, ये जो Q रिजेक्टेड है ये हमें निकालना है, Q रिजेक्टेड हमें निकालना है, ये Q रिजेक्टेड हमें निकालना है। ये इसमें अब आपको क्या करना है, सिर्फ लॉजिक लगा के कौन किससे कनेक्ट करेंगे, आंसर पाएंगे, आंसर पाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इसको हमने हिंट दे दिया है, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए कि कैसे, कैलकुलेशन नहीं करना है, बस आप ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों कार्नोट C1, ये क्या है, कार्नोट इंजन है, और ये भी कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन है और ये कार्नोट इंजन है। देखिए अब इसमें स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे कैसे क्या होगा जो बताइए, इसमें स्ट्रेटजी बनाइए कैसे होगा जो, हमें लग रहा है आप लोगों ने बना लिया होगा। क्यों, टेम्परेचर दिया हुआ और हीट दिया हुआ है, टेम्परेचर सारी जगह दिया हुआ है, हीट है, तो टेम्परेचर और हीट में रिलेट कर दीजिए, सिंपल कहानी है। टेम्परेचर और हीट में जैसे ही रिलेट होगा सब कुछ निकल जाएगा। हो गया होगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसमें, QA अपॉन TA लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू QB अपॉन TB, हाँ या ना। इससे, और ये साइकिल 1 के लिए हम लिख रहे हैं, अब साइकिल 2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QB अपॉन TB विल बी इक्वल टू हाउ मच, QR अपॉन TC। अब बताइए इसमें से हमें क्या निकालना है, QR निकाल देना है, QR निकाल देना है, QR निकाल देना है। तो बताइए कितना QR हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए जरा। 150 इंटू TA कितना है
सीधे निकल जाएगा। देखिए इसको ये दोनों के इक्वेशन में हम इसको सीधे इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, इज इक्वल टू नथिंग बट क्यू आर अपॉन टी सी, क्यू आर अपॉन टी सी। तो देयरफॉर क्यू आर विल बिकम हाउ मच, क्यू ए टाइम्स टी ए अपॉन टी सी। तो क्यू ए कितना है 150 और टी ए कितना है 900, ये हो गया 300, कितना आ जाएगा 50 मेगा जूल, 50 मेगा जूल है, ऑप्शन है। अच्छा नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स था, ऑप्शन हो गया। कितना हो जाएगा 50 मेगा जूल इज द आंसर, सिंपल 50 मेगा जूल। डायग्राम बनाइए आंसर पाइए, डायग्राम बनाइए आंसर पाइए। देखिए इन दोनों हमने क्या किया है ना, इसमें इन दोनों का ये इक्वेशन आप पूछेंगे हम कैसे लिख दिए, तो इन दोनों के साथ रिजल्ट कर करके हम लिख सकते हैं ना, क्यू ए अपॉन टी ए विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी सी। इसमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्यू आर निकल जाएगा। चलिए फोर 450 होगा, 450 अति प्रधान, 450 कैसे होगा 150, एक मिनट एक मिनट, सर कैलकुलेशन एरर है सर यहाँ पे। उल्टा हमारा कुछ उल्टा हो गया फॉर्मूला क्या, ओके 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 ओके, ये उल्टा टीसी अपॉन टी है, सॉरी मेरा मिस्टेक है, सॉरी, ये जो हो गया टीसी अपॉन टी है, यानी ये 300 अपॉन 900 होगा, हमने ये इसी क्वेश्चन में लगाया है ना। ओके वेरी गुड, आपने ये वही होता है हड़बड़ी में, देखो हम गलती कर दे रहे हैं, तो प्लीज डोंट मेक इन, गड़बड़ी मत करना, इसको हम लिखेंगे, देखो ऊपर नीचे गलती से हो गया, ये क्यू आर विल बिकम क्यू ए टाइम्स टीसी अपॉन टी ए। तो क्यू ए कितना है 150 इंटू टीसी कितना है 300 और टीए कितना है 900, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हड़बड़ी में मत करना, हमारे पास तो रेफरेंस में है सॉल्यूशन, देयरफॉर हम आंसर हमें डायरेक्ट मिलाते जा रहे हैं, इसलिए हमारा सही है, लेकिन अगर इस तरह का गलती हम लोग नहीं करेंगे कहाँ एग्जाम में। थैंक यू अतीफ हसन, आपने ये पॉइंट आउट किया है, एंड आयुष अंचल बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया, वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, अभी कौन सा किए थे, मिटा देते हैं इसको सारा। क्वेश्चन नंबर 3.40 अभी किए थे ना, कौन सा किए थे, भूल भी गए हम। 3.42 की सर अभी। 42 किए थे, नहीं 42 तो हो चुका है, चेंज इन एंट्रोपी नहीं, अभी हमने कौन सा 41 किए थे सर 42 की है सर, 42 अभी हम लोग 41 करेंगे अभी। अच्छा 42 कहाँ गया, अच्छा ढूक ढक 41 कीजिए, 41 कीजिए, ठीक है 41 कीजिए। फॉर्मन पढ़िए, फॉर्मन पढ़िए और थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ये एंट्रोपी हमको निकालने के लिए पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, अच्छा ये इसका लॉजिक लगाइए जरा, कैसे लगा सकते हैं इसको सॉल्व करके देखिए जरा, हिंट दे रहे हैं टॉपिक के कंसेप्ट के थ्रू इसमें लगेगा। क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा इसमें और सॉल्व करके कोशिश कीजिए। ये कौन सा है, देखिए आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक है, याद रखिए हमने पढ़ा था चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडल गैसेस, तो 3 आया था, कौन सा वीटी रिलेशन, पीटी रिलेशन और पीवी के टर्म में। सिमिलरली हमने S2 - S1 सॉलिड के केसेस में भी पढ़ा था, S2 - S1 कैसा MCln T2 अपॉन T1, इस तरीके से याद कीजिए, तो ऐसा आएगा MCln T2 अपॉन T1, ये हमने पढ़ा था किसके लिए सॉलिड के केसेस में।
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ये वाला सॉलिड वाला। क्यों, क्योंकि ये देखिए मेटल ब्लॉक है। चलिए इसको सोचिए जरा, क्वेश्चन सोचिए, इसको पढ़िए, हम देते हैं 2-4 मिनट। सर यूट्यूब पे सर सेकंड लॉ का वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, लेक्चर वीडियो। नहीं अपलोड हुआ है, हमने सारा कर रखा है। सर सेकंड वो लॉ चलो सिर्फ हम इसका चेक हो कर गया लेंगे है, एक्चुअली। एंट्रोपी का हो गया, लेकिन सेकंड लॉ का नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हम देख एक बार चेक कर लेंगे उसमें से। हमने एक्चुअली सारा अपलोड कर रखे, हो सकता है ना कादो में हम एक्चुअली क्या करते हैं, सारा वीडियो एक साथ हो जाता है, हम अपलोड करके छोड़ देते हैं। अब दिन भर में नेट में उसी स्लो होते होते अपलोड हो जाता है, कादो हो सकता है नहीं अपलोड हुआ होगा, हम दोबारा फिर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं एक्चुअली। चलो हम चेक कर लेते हैं एक बार, हम चेक कर ठीक है लेंगे सर, एक वो बार। क्लॉसियस इनइक्वालिटी कार्नोट थ्योरम था और सेकंड लॉ का कुछ पार्ट हाँ था, समझ गए, वही सर। वो नहीं हुआ होगा तो पूरा एक लेक्चर ही नहीं हुआ होगा, एक दिन का पूरा, क्योंकि सब एक यस साथ सर। होता है तो। हाँ हाँ, हम देख लेते हैं उसका, हमने अपने तरफ से कर लिया है, पूरा अपलोड नहीं हो पाया होगा, वीडियो पे होता है यूट्यूब में पूरा इंट्रोपी का एक हो साथ गया सर, upload नहीं। सेकंड लॉ का क्या, पूरा नहीं हुआ है। इंट्रोपी का सर हो चुका है, सेकंड लॉ का चलो कोई ठीक वीडियो ठीक, नहीं हम हुआ। कर देते, हम कर देंगे हम उसका। ट्रांजिट स्टेट के बाद सर एक भी नहीं हुआ। चलो ठीक ठीक ठीक, हमने एक दिन में दोनों ही 2-2 दिन का कर रहे थे, अब वही लग रहा है कि नहीं हुआ होगा, उसमें फेल हो गया होगा। चलो हम दोबारा रिट्राई करके हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। और उसमें हम कर रहे हैं गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में बहुत स्लो लेता है, पता नहीं क्या। देखो गूगल ड्राइव में ये वो हम वीडियो अपलोड हुआ होगा, हमने चेक किया था परसों 2-3 दिन पहले, वीडियो पता नहीं कहा है उसमें कम हो रहा है, उसमें भी हम कर देंगे ताकि गूगल ड्राइव में भी पड़ा हुआ रहेगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करके इसको पढ़िए जरा, इसको माइंड लगाइए, इसको जितना आप संघर्ष करके देखिए, इसमें थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें हम कह सकते हैं दिस इज अ गुड क्वेश्चन। हालांकि गुड क्या कहेंगे, आपके लिए नहीं है। आप इसको थोड़ा सा, ये इसलिए गुड है कि मेटल का आ गया, मेटल का अभी तक आपने एक भी प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है। सॉलिड के केसेस में, आइडियल गैसेस में तो सारा आपने कर लिया है, सॉलिड के केसेस वाला। चलिए कुछ आइडिया लगा, थोड़ा सा माइंड को माथा पच्ची कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, माथा पच्ची करते रहिए, कुछ ना कुछ तो उसमें माइंड काम करेगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे। सही क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय सही क्वेश्चन आंसर सही आ जाए ये जरूरी नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स L एंड M दोनों का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, each having a mass, each having mass 5 kg are initially at 313 Kelvin. A reversible refrigerator extracts heat from block L and rejects heat to the block M until the temperature of block L reaches 293 Kelvin. यहाँ पे क्या हमारे पास है कि सपोज ये ब्लॉक कितना हो गया, L है, M से L जा रहा है या L से L जा रहा है, क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम L एंड रिजेक्ट, ठीक है, तो L से M जा रहा है। ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, एक ब्लॉक है, चलो इसको हम लोग किससे किससे ले जा रहा है, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ब्लॉक एल, एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो इधर से, और इसको एल लिखते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे, लेकिन मेंटेन करते हैं, ये एम हो गया। ये रेफ्रिजरेटर हमने डब्ल्यू इनपुट किया तो ये क्या देगा, Q2।
हीट यहां से ले रहा है, ये कुछ Q ले रहा है, तो ये सपोज Q2 होता है और ये Q1 हो जाएगा। इनिशियली कितना है ये 313 केल्विन, ये भी कितना है 313 केल्विन, until the temperature of block L reaches 293। L से उतना हीट एनर्जी ले लिया गया कि ये टेम्परेचर कितना हो गया 293 केल्विन। तो ये पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ इसका Tm का फाइनल टेम्परेचर, यानी ये दिया हुआ है TL का इनिशियल टेम्परेचर और TL का फाइनल टेम्परेचर, ये हो गया Tm का इनिशियल टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। तो कैसे इसमें से हम लोग निकालेंगे, ये दिया हुआ है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर अगर हमारे पास दिया हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो ये प्रोसेस अगर संभव होना है तो हर हाल में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द क्या हो जाएगा यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस संभव है। और इसमें से एंट्रोपी किसका किसका चेंज हो रहा है, एक तो ब्लॉक L का चेंज हो रहा है, दूसरा ब्लॉक M का चेंज हो रहा है। यानी अगर हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ब्लॉक L प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ब्लॉक M, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ब्लॉक M क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमारे पास किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल जो हो रहा है इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और इसको रिजेक्ट कर रहा है, यानी जो भी हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसका एंट्रोपी चेंज कर रहा है, और ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है इस पे रिजेक्ट कर रहा है, देयरफॉर इसका एंट्रोपी चेंज होगा। प्लस ये रिवर्सिबल है, देयरफॉर प्रोसेस के दौरान कोई एक्स्ट्रा जनरेशन नहीं होगा, एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा। देयरफॉर जो नेट इनवर्स का जो नेट चेंज इन एंट्रोपी होगा ये डेल्टा SL और डेल्टा SM होता है, यही दोनों होगा, यही दोनों होगा। और ये चूंकि रिवर्सिबल है, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है रिवर्सिबल तरीके से, देयरफॉर हम लोग इसको इनइक्वालिटी को हटा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वालिटी के रूप में। अब डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी फॉर रेफ्रिजरेटर का हीट वहां पे एंट्रोपी चेंज नहीं होगा कुछ भी, Q2 नहीं, ले रहा है, Q2 रिजेक्ट कर रहा है, वर्क डन हो रहा है उस पे। रेफ्रिजरेटर का नेट एंट्रोपी चेंज 0 हो जाएगा, क्योंकि ये Q2 लिया और इधर से Q2 दे दिया। तो ये रेफ्रिजरेटर चूंकि रिवर्सिबल है, अब हमने क्या देखा टोटल कंबाइंड इफेक्ट, इसका जो रेफ्रिजरेटर का है कहीं कोई स्टेटस नहीं दे रखा है, ये रिवर्सिबल हो रहा है, इसमें चूंकि रिवर्सिबल है तो इसमें जनरेशन नहीं हो जाएगा, जनरेशन नहीं होगा। अब जो कुछ भी एंट्रोपी, या अगर हम सिर्फ रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो देखो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 0 होगा या नहीं, एग्री करते हो? सर Q2 ले रहा है और Q1 से रिजेक्ट कर रहा है और उसमें वर्क डन भी हो ही रहा है, तो Q2 क्या होगा Q2 अपॉन T, सॉरी हाँ, चेंज इन एंट्रोपी जो हो रहा है Q2 के कारण कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है, ये प्लस ये, तो ही दोनों का समेशन हो जाएगा। अगर रेफ्रिजरेटर पे कंसंट्रेट करते हो तो इसका एक एंट्रोपी किसके कारण हो रहा है, इसके एंट्रोपी L से जो हीट ले रहा है उसके कारण एंट्रोपी का चेंज, दूसरा M के कारण एंट्रोपी का चेंज, तो वो नेट एंट्रोपी चेंज अगर हम कहते हैं तो वो इतना ही समेशन ही हो पाएगा, समेशन ही होगा। या फिर अगर हम एज ए होल का सिस्टम की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर प्लस M प्लस L ये तीनों को एक साथ सिस्टम मान लो, R प्लस M प्लस L को, तो इसमें जो नेट इफेक्ट हो जाएगा सिर्फ इससे हीट निकल रहा है और इससे हीट जा रहा है। या इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम कह सकते हैं तो हमारे पास सिंपली एक ऐसा सिस्टम मान लेते हैं जो L से सीधे हीट दे रहा है और यहाँ पे हीट ले रहा है। तो इस केसेस में जैसा जो हमारा प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उस केसेस में इसका रेफ्रिजरेटर का
यहाँ पे एंट्रोपी का कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि और कोई डेटा हमारे पास उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ब्लॉक एल एंड रिजेक्ट हीट टू ब्लॉक एम अंटिल द टेम्परेचर ऑफ दिस वन। यानी सिर्फ एल और एम का एंट्रोपी चेंज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, वही नेट इनवर्स है। बाकी सारा जो एंट्रोपी चेंज है वो जीरो हो रहा है। अगर आप रिवर्सिबल सिर्फ रेफ्रिजरेटर पे कंसंट्रेट करेंगे तो इसका नेट एंट्रोपी चेंज यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमारे पास यहाँ पे लॉजिक नहीं दिया हुआ है जिसके आधार पे हम ये स्टेटमेंट बना सकते हैं। सर मैं ये ठीक पूछ है, रहा था कि अगर हीट मतलब रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट करता है Q2 और अगर रिजेक्ट करता है Q1, तो सर कुछ तो हीट डिफरेंस आ रहा है ना, तो सर हीट की वजह से तो एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। अगर Q1 लेता और Q1 ही रिजेक्ट कर देता तब तो समझते कि हाँ हीट लिया नहीं तो एंट्रोपी जीरो होगा वहां पे। जैसे पिछले वाले मतलब हाँ तो एनोटेशन में अगर आपने आप बताया था कि Q2 ले रहा है, Q1 हाँ रिजेक्ट कर रहा है। नहीं, हाँ हाँ, तो इस केसेस में ये जो अगर रेफ्रिजरेटर पे आप कंसंट्रेट करोगे, ठीक है, तो देखो कहाँ गया मेरा पेन। हाँ, अगर रेफ्रिजरेटर का चेंज इन एंट्रोपी देखते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का चेंज इन एंट्रोपी, तो इसका चेंज इन एंट्रोपी कितना हो जाएगा, रिवर्सिबल है, तो कितने टेम्परेचर पे हीट लिया वही हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, और ये कितने एंट्रोपी पे हीट दिया वो हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो प्रोसेस का है, हमें इस क्वेश्चन में रेफ्रिजरेटर का कोई डिटेल्स डेटा नहीं दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को अगर पढ़ करके समझे हमारे पास, तो रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कोई डेटा हमारे पास दिया हुआ नहीं है। अगर आप इस एंट्रोपी की बात करोगे, इस एंट्रोपी की बात करोगे, तो इसका एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इस पे ध्यान देने वाली बात होगा। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, ये दिक्कत हो जाएगा आपको कि हम इसका एंट्रोपी का कैसे कैलकुलेट, क्योंकि हमारे पास डेटा लिमिटेड है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर का जो डेटा है, वो हमारे पास सिर्फ रेफ्रिजरेटर एक ऐसा मींस है जो एक एक्सट्रैक्ट करके इसको हीट रिजेक्ट कर दे रहा है। देयरफॉर अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर प्लस एम प्लस एल, इसको एक सिस्टम मान लेना ज्यादा बेहतर होगा एज ए होल, सच दैट की नेट इफेक्ट जो हो जाएगा इस सिस्टम के द्वारा, एम के द्वारा हीट लिया गया और एल के द्वारा हीट दिया गया, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से डेटा हमारे पास कहीं कुछ डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। और ये प्रोसेस होने के लिए हमारा इनवर्स जो हम बना देंगे, ये सिस्टम हो गया और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है, सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। देयरफॉर जो भी नेट इफेक्ट हो रहा है चेंज इन एंट्रोपी, हम सिर्फ इस सिस्टम का कंसीडर करेंगे। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, देखो इसका भी टेम्परेचर सेम है और इसका भी टेम्परेचर सेम है, दोनों क्या हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। देयरफॉर ये जो हीट एक्सचेंज प्रोसेस है वो भी रिवर्सिबल माना गया है। देयरफॉर जो डेल्टा जो होगा नेट सिस्टम, अगर हम एज ए होल बताते हैं, मस्ट बी इक्वल टू जीरो हम लेंगे रिवर्सिबल होने के कारण। हम ब्लॉक का कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो हम सिंपली इस पे कंसीडर कर पाएंगे।